नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, यहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक परिवर्तित रहेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचेंगे और वीआईपी रोड से रोशनपुरा तक ट्रैफिक इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। अमित शाह के भोपाल यात्रा के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ और ब्यावरा की तरफ से आने वाली यात्री बसें हलालपुरा बस स्टैंड तक पहुंचेंगी। इसके आगे शहर के अंदर बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, भारी व्यावसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों का रोशनपुर चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा, कमला पार्क, रेत घाट, वीआईपी रोड, लाल गांधीनगर तिराहा इलाके में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तो यह खबर आपको बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जहां वह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जितनी भी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया है और वीआईपी रोड से रोशनपुरा तक खासकर जो ट्रैफिक है वो प्रतिबंधित रहेगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चेंज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल प्रवास पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे और उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चेंज रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी संतोष, केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा है मध्य प्रदेश का, यह तो बता ही दीजिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा क्यों खास है और उसको लेकर के फिर जो ट्रैफिक में चेंज किया गया है, उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल कुणाल, मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है और मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग आज 6 घंटे रहने वाले हैं अमित शाह। वहीं पे रविंद्र भवन में एक सहकारिता से संबंधित एक कार्यक्रम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे और जो भोजन है वो सीएम हाउस में मोहन यादव के साथ किया जाएगा। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो भोजन में शायद मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ये भी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि बैठक भी कर सकते हैं कार्यकर्ताओं की और कुछ संघ के साथ अमित शाह बैठक भी ले सकते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन है या आम नागरिकों को दिक्कत ना हो इसके लिए थोड़ा डाइवर्ट किया गया है? कुणाल, जिस तरीके से कभी भी यहाँ पे जब मध्य प्रदेश राजधानी में वीआईपी आते हैं तो वो एक वीआईपी रोड है जो एयरपोर्ट से रविंद्र भवन या सीएम हाउस तक आता है, तो हमेशा ही ऐसा डाइवर्ट होता है। और फिलहाल आम नागरिकों को विशेष असुविधा होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जब भी कोई वीआईपी आते हैं तो इसी तरीके के रूट बनाए जाते हैं और रूट को डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अमित शाह के भोपाल यात्रा के कारण शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है और ऐसे में आज जो रविंद्र भवन में उनकी एक बैठक होनी है और उसके बाद यह भी बातें स्पष्ट हुई हैं कि वह जो मध्याह्न भोजन है दिन का वह सीएम हाउस में करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों के भी इसमें सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री का 6 घंटे का यह भोपाल प्रवास रहने वाला है। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश देश के अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति देश भर में चर्चा का विषय है। ऐसे में इतने बड़े राज्य के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें या 8वें स्थान पर बनी रहती है। इस दौरान उसका कुल आकार भी 12,000 करोड़ रुपए से लेकर 12,500 करोड़ रुपए के बीच रहा है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें बहुत परिवर्तन आया है। आज यह 27,500 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला
राज्य है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है। जीडीपी की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत यानी 9.6% की तुलना में 11.6% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे 2030 तक देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने को संकल्पित हैं। अभी 1 अप्रैल को भी बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को दोहराया गया था। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में 8वें से अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आ चुकी है। योगी सरकार के कार्यकाल में 8वें से दूसरे पायदान पर यह पहुंची है। हालांकि इसी बीच सीएम का संकल्प भी है कि 2030 तक यूपी अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। एक्सपर्ट्स और संस्थाएं भी अर्थव्यवस्था के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं और इस तेज़ी के मुरीद समझे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यूपी विकसित भारत का ग्रोथ इंजन भी बन सकता है यदि 2030 तक ऐसा हुआ तो। उस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पानी के लिए वहां हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई में पानी के टैंकर चालकों की हड़ताल के कारण पेयजल की कमी हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया। मुंबई के लोग भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन 10 अप्रैल से हड़ताल पर है, जिसके चलते शहर में पानी की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। तो यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की इस वक्त की, जहां मुंबई में घोर पानी का संकट है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेयजल की घोर किल्लत हो गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई में वाटर टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए हैं। 10 अप्रैल से ये हड़ताल पर गए हैं और इसी के चलते लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सीएम फडणवीस इसको लेकर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, समीक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बीएमसी है उसकी नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर जो चालक हैं वो हड़ताल पर गए हैं और जिससे लोगों को भयंकर पानी संकट से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, एक तो गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है, लगातार तापमान में वृद्धि है, ऊपर से महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की राजधानी मुंबई में ही यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ लोग बाल्टी लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं पानी के लिए। क्या है स्थिति, ऐसा क्यों हुआ और कब तक चीज़ें सुधरने की उम्मीद है? जिस तरह से मुंबई वाटर जो टैंकर एसोसिएशन का जो मामला है, जिस पर अब वो हड़ताल पे हैं, हड़ताल की वजह से काफी पानी की दिक्कत हो रही है। बीएमसी की तरफ से उन्हें नोटिस जारी करने के बाद अब वो हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पे जाने के बाद कई ऐसे जहाँ पे जो बीएमसी की जो पानी वहाँ पे कनेक्शन नहीं होने की वजह से टैंकर का जो पानी वहाँ तक पहुँचाया जाता था, अब टैंकर चालक हड़ताल की वजह से वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीएमसी की तरफ से भी बैठक की जा रही है और वहीं जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले को बैठक की जा रही है, तो बैठक के बाद देखना है कि क्या टैंकर मार्ग की जो उन्होंने नोटिस दिया गया था, क्या उस पर कुछ मसला जो है उनका जो उस पर क्लियर किया जाता है या नहीं, या टैंकर चालकों का जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। और हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा समस्या जो स्लम इलाका जो है, स्लम परिसर में जहां पर टैंकरों का पानी यूज किया जाता है बीएमसी की तरफ से, वहां भेजा जाता था, उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मुंबई में वाटर टैंकर चालक हड़ताल पर हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बीएमसी की जो नई व्यवस्थाएं हैं लाइसेंसिंग को लेकर, उसके चलते यह कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसको लेकर के ही टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए हैं और इसका खामियाजा वहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है, तापमान भी बढ़ रहा है और ऐसे में पानी की घोर किल्लत से वहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, जो भी शिकायतें हैं चालकों की उन्हें दूर कर लिया जाए, ताकि इस मौसम में लोगों का जीना मुहाल ना हो सके।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से जुड़ी हुई, जहां राम रहीम की सजा को लेकर पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 29 आरोपियों की पहचान न होने से उनको बरी करने का आदेश दिया है। इसी मामले से जुड़े 3 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 25 अगस्त 2017 में सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम को दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय सीबीआई अदालत ने अज्ञात 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था। गुरमीत को पंचकुला अदालत से सजा सुनाने के बाद पंचकुला में भड़की हिंसा में शामिल अज्ञात 29 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए केस में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी 29 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया गया। बरी किए गए आरोपी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे थे। इन 29 आरोपियों के खिलाफ 2019 में आरोप तय किए गए थे और उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ था। तो चंडीगढ़ से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को लेकर, उनके मामले को लेकर यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां डेरा सच्चा सौदा हिंसा के मामले में जितने भी आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया है। एक साथ 29 आरोपी बरी हैं और पंचकुला जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय, तो यह घटना, जिस घटना ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी, 29 आरोपियों को इस कटघरे में खड़ा भी किया गया था, लेकिन यह देखिए कि सारे के सारे बरी कर दिए गए हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्या था यह पूरा मामला और उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए कुणाल, बिल्कुल बता दूं आपको कि ये घटना घटी थी उस टाइम काफी सुर्खियों में रही थी कि डेरा सच्चा सौदा में जो श्रद्धालु थे उनके साथ मारपीट की गई थी। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है, कोर्ट में साक्ष्य न होने की वजह से इन 29 आरोपियों को कोर्ट को बरी करना पड़ा, क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें ये साबित हो सके कि इन्होंने ही मारपीट की थी, और जो आरोप इन पर लगाए गए थे वो सत्य साबित नहीं हो सके। इसी वजह से कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। जी कुणाल, तो क्या अब सरकारी वकील या सरकारी पक्ष जो है वो अब आगे भी अपील करेगा या यह मामला यहीं क्लोज हो जाए, यही समझा जाए? देखिए अभी क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि पहले एक बार जजमेंट आ जाए, उनके हाथ में पढ़ लें कि किस का और क्या आधार बनाए गए हैं जिसकी वजह से इनको बरी किया गया, उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हो सकता है कि मामला हाई कोर्ट में भी चला जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जुड़ी हुई, वह हम आपको बता दें जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके के माड़ क्षेत्र के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के माड़ के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, उनका रुख कर लेंगे। पीयूष, लगातार सरकार जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन मोड में है, खासकर अब तो एपी सेंटर उसका छत्तीसगढ़ ही बन गया है, ऐसे में ये जो लेटेस्ट मुठभेड़ हुई है इसके बारे में जो भी जानकारी आपके पास है वह दे दीजिए, और क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है यह भी बता दीजिएगा। देखिए कि लगातार क्लीन बस्तर के नाम से जो लाल आतंक का सफाया करने की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उसके तहत ये तत्वाधान में ये कार्रवाई चल रही है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो सर्चिंग अभियान कर रहे हैं और जो भी इनपुट उनको प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो आजकल की जो कार्रवाई है बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र की, हम दर्शकों को खास तौर पर बता दें कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, बॉर्डर एरिया है, तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो सब इनपुट सुरक्षा बलों को मिले थे
उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है और ऐसी शायद इनपुट इनके पास है, क्योंकि उसकी पुष्टि हालांकि नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन ऐसी पुष्टि है कि और भी नक्सलियों के वहां होने की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, जिसके तहत सुरक्षा बल अब लगातार जंगलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये जो सर्चिंग है ये लगातार चल रही है। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां बस्ती जिले के हरैया कस्बे में अंजहिया गली में रविवार की भोर में 4 बजे एक मकान में रहस्यमय ढंग से आग लग गई। कमरे में सो रहे 2 बच्चों सहित मां की दम घुटने से ही मृत्यु हो गई। इस घटना में बच्चों के पिता गंभीर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार के मकान के प्रथम तल कमरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब तक लोग कुछ कर पाते, कमरे में सो रही पूजा केसरवानी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। इसके साथ ही उनके पति सुनील, 4 वर्ष की बेटी सौरभी और 4 माह का मासूम बच्चा चपेट में आ गया। आग से उससे उत्पन्न धुएं से दम घुटने से मौके पर ही तीनों की मौत हो गई, जबकि सुनील इन सबको बचाने के क्रम में झुलस गए। सूचना पर पहुंची हरैया पुलिस ने सुनील कुमार को उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। इसके साथ ही उन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। सुबह 6 बजे इसकी सूचना मिली, फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। हमारे साथ हमारे संवाददाता तौफीक अहमद जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तौफीक, यह बेहद दर्दनाक खबर, इस खबर के बारे में क्या कुछ जानकारी है, कैसे हुई यह घटना और अभी जो सुनील व्यक्ति बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, जो भी अपडेट है इस खबर पर दर्शकों को दे दीजिए। जैसा कुणाल मैं बताना चाहूँगा, ये घटना रात में करीब 3:30 से 4 के बीच की है, जब लोग गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं और ऐसे समय में ये आग लगी। वो पहले ऊपरी तल पे आग लगी और उसके बाद जो है किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि आग लगी है या नहीं लगी है। बगल का एक पड़ोसी जो कि मुस्लिम है, वो नमाज पढ़ने के लिए उठा था और नमाज पढ़ने के दौरान जब उसकी निगाह वहां पे पहुंची आग लगी है, तो वो तुरंत भागकर बाहर आया, अपने परिवार लोगों को बाहर किया और लोगों को जगाकर और सीढ़ी और रस्सी ला करके जो है उसने तत्काल जो है लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस बताया जा रहा है। और यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे पड़ोसी यूनुस के द्वारा हम लोगों को जगाया ना गया हो, तो जानकारी ना दी गई होती, तो यहाँ पे घटना और भी विभत्स हो सकती थी और भी कई जाने इसमें जा सकती थी। समय रहते हुए सब लोगों को बचा लिया गया है। ठीक। और 2 मासूमों के सहित एक महिला की भी इसमें मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति इसमें घायल हैं। ठीक है। गंभीर रूप से जो घायल सुनील केशरवानी बताए जा रहे हैं, उनका इलाज अयोध्या मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद तौफीक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं सहारनपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो गैंग या गिरोह चांदी के आभूषण, उनके साथ सोने के आभूषण को गिरवी रखने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। शातिर व्यक्ति पहले लोगों को असली सोने या चांदी के आभूषण दिखाया करते थे और पैसे लेने के बाद सोने चांदी के असली आभूषणों को नकली आभूषण से बदल दिया करते थे, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर में बीते 11 अप्रैल को कुछ व्यक्तियों द्वारा गहने गिरवी रखने के नाम पर 26,90,000 रुपये ठगे जाने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़ित मुकेश कुमार द्वारा थाना कोतवाली नगर में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सहारनपुर पुलिस का यह बड़ा खुलासा है, जिसमें कपड़ा व्यापारी से ठगी का खुलासा किया गया है और इसने कंप्लेंट की थी और 26 लाख सोने चांदी के आभूषण भी इसी क्रम में आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये लोग सोने चांदी के
आभूषण को गिरवी रखने के नाम पर ठगी करते थे, ऐसा गिरोह चलाते थे। असली आभूषण दिखाते तो थे, लेकिन उन्हें देने के वक्त वो उसे नकली में बदल देते थे और पैसों को लेकर फरार हो जाते थे। और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।